हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। क्योंकि आज संडे है तो हम 1 मई से 10 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनका हम रिवीजन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूएसटीआर ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर 2025 की विशेष 301 रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट, उसको जारी किया है। तो जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की है। ये स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो किस से रिलेटेड है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत अमेरिका अपने व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक संपदा की रक्षा और प्रवर्तन संबंधित ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। अब अमेरिका ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भारत के साथ साथ चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला ऐसे देशों को इसमें शामिल किया है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होती है? मतलब अमेरिका का यह मानना है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में वो जिन देशों को शामिल करता है, तो अमेरिका का यह मानना है कि वो देश क्या करते हैं, उनके सामान की कॉपी करते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको जो है वो उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर खतरा है उन देशों से, तो उन देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है। और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि इन देशों पर जो है वो निगरानी रखी जाएगी कि अमेरिका के सामान की कॉपी ना की जाए। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट है, इतना पता होना चाहिए। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा क्या होते हैं, वे रचनात्मक काम होते हैं जो मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई आविष्कार हो, चाहे वो कोई साहित्य हो, कलात्मक रचना हो, डिजाइन हो, प्रतीक चिन्ह हो, नाम हो, छवियां हो, ये सारी चीजें जो कि क्या हो, रचनात्मक हो, जो हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हो, ये सब जो है वो बौद्धिक संपदा होती है। ठीक है, और इसी के लिए जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इसको जो है वो एक संस्था है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो इसको देखती है। अगर हम देखेंगे तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में क्या क्या आता है, तो 6 चीजें आती हैं। पहला आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, तो नए आविष्कार पर कानूनी अधिकार, जिससे उसका उपयोग कोई और न कर सके। ठीक है, कोई भी ऐसा नया आविष्कार होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मोबाइल की कोई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दवाइयों को का कोई नया फॉर्मूला है, तो उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा, तो वो कंपनी को पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, हालांकि पेटेंट जो होता है वो एक सीमित समय के लिए होता है, 20 साल 25 साल के लिए, पर तब तक उसे कोई दूसरा जो है वो उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में हम देखेंगे तो ये 6 अधिकार हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने पेटेंट अभी देखा। कॉपीराइट में साहित्यिक, कलात्मक या फिर सॉफ्टवेयर रचनाओं का अधिकार हम देखते हैं। कॉपीराइट हमेशा क्या होते हैं, कोई बुक के लिए दिया जाता है या कोई फिल्म के लिए जो है वो कॉपीराइट, कोई चित्र के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। वहीं पर अगर हम ट्रेडमार्क की बात करेंगे तो ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ये किसी भी कंपनी को दिया जाता है उनके ब्रांड के नाम को लेकर, या उनका कोई लोगो, कोई चिन्ह है, ठीक है, तो उनको लेकर दिया जाता है। जैसे आप गुची का परफ्यूम देखते हैं, ये देखते हैं तो इनके लोगो होता है, ठीक है, इनके ब्रांड का नाम होता है जो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। डिजाइन अधिकार होता है, मतलब किसी वस्तु की आकृति कैसी होगी उसको भी कोई दूसरा कंपनी जो है वो कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कि कार की कोई बॉडी है तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए डिजाइन अधिकार दिए जाते हैं। जीआई टैग हम देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में जो है किसी चीज का अगर उत्पादन हो रहा है तो उसको विशेष पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे अगर हम एमपी की बात करें तो चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, चिन्नौर चावल बालाघाट इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सब होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है। इस प्रकार ये 6 जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्रिकेट और एमएमए इनको जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में शामिल किया है। हालांकि क्रिकेट को पहले से ही शामिल किया गया है एशियाई खेलों में, और एमएमए को अभी शामिल किया गया है। तो ओसीए जो है उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर ये प्रकाशित किया है कि क्रिकेट और एमएमए मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इन दोनों को ही जो है वो एशियाई खेलों में सम्मिलित किया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एशियाई खेल क्या होते हैं, तो एशियाई खेल एक महाद्वीपीय खेल है जिसमें जितने भी एशिया के देश है वो इसमें शामिल होते हैं। ये एशियाई खेल क्या होते हैं, तो हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1951 में पहली बार इन खेलों को परफॉर्म किया गया था, और कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, इनका आयोजन कौन कराता है, तो ओसीए, ओसीए मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है 2022 का, क्योंकि अभी 2000 जो है वो 26 में जो होगा वो कहां पर होगा, तो वो 2026 में जो किया जाएगा जापान में किया जाएगा, और 2022 का जो है वो हांगझोउ चाइना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक क्या है, तो ऑपरेशन हॉक 2025 में सीबीआई के द्वारा शुरू किया है। ये क्या है, तो ये साइबर अपराध विरोधी पहल है। जितना भी ऑनलाइन बच्चों का यौन शोषण होता है उसको रोकने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, और उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया है।
तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेशन हॉक का संबंध क्या है। तो ऑनलाइन जो बालकों का जो यौन शोषण होता है उसके विरोध में चलाया गया है, और किसके द्वारा चलाया गया है, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अब हम थोड़ा सा सीबीआई के बारे में देख लेते हैं कि सीबीआई क्या है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, और 1941 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। इसका नाम सीबीआई जो है वो 1963 में किया गया है। ये भारत सरकार की प्रधान जांच एजेंसी है। ये एजेंसी क्या करती है, तो भ्रष्टाचार, जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं वो, विशेष अपराध और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करने का काम करती है सीबीआई। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो कार्मिक मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति के बिना उस राज्य में केस की जांच करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब उसको स्टेट गवर्नमेंट से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तब वो उस राज्य में क्या करती है, किसी भी केस की जांच करती है। तो ये हमने देखा सीबीआई के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रवाह पोर्टल। ये जो प्रवाह पोर्टल है वो क्या है, तो ये आरबीआई के द्वारा इस पोर्टल को जो है वो शुरुआत की गई है। आरबीआई ने इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये उन संस्थाओं की, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, ठीक है ना, जितनी भी विनियामक संस्थाएं हैं, उनको प्रवाह पोर्टल का यूज अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी उनको एप्लीकेशन लोगों की करनी पड़ती है, जितना भी सत्यापन संबंधी काम है, वो सारे काम जो है वो प्रवाह पोर्टल के माध्यम से करेंगे। अब इस पोर्टल को क्यों शुरू किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि इस पोर्टल को किसने शुरुआत की है, आरबीआई ने, और ये किससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एम फॉर नेचर। एम फॉर नेचर क्या है, तो ये एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पे एम फॉर नेचर की शुरुआत की है। एम फॉर नेचर का मतलब क्या है कि प्रकृति का दोबारा से पुनरुद्धार करना, और उसके लिए नवीन निगरानी। तो इसमें इसका तात्पर्य क्या बोला है कि प्रकृति पुनरुद्धार के लिए नवीन निगरानी में तेजी लाना। ये एक पहल है जो प्रकृति की बहाली को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा का यूज करेगी। अब इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक हमको कम से कम 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा से सही करना है। ठीक है, दोबारा से उसको बहाल करना है। इसके लिए एम फॉर नेचर जो है वो शुरू किया गया है। और ये किसने शुरू किया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुरू किया था। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक विशेषीकृत संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 16 अक्टूबर को इसलिए हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका मुख्यालय एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। ठीक है, 2024 या 23 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व से भूख और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी के क्षेत्रों में सहयोग करना, और फूड सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। तो ये पोर्ट कहाँ पर बनाया गया है, तो ये पोर्ट जो है वो भारत में केरल में इस पोर्ट का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि इस पोर्ट से बहुत कम दूरी पर, अगर हम देखेंगे तो 10 नॉटिकल माइल, मतलब 10 समुद्री मील की दूरी पर ही अगर हम देखेंगे, तो जो अंतरराष्ट्रीय जहाज वगैरह निकलते हैं वो 10 नॉटिकल मील 10 समुद्री मील दूरी पर ही निकलते हैं। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय जहाज वगैरह जाएंगे वो वहां से क्या कर सकते हैं, वहां से जो भी सामान उतारना है वो उतार सकते हैं, जो सामान उनको लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूल वगैरह भरवाना है तो वो भरवा सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे भारत का दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, और भारत को इससे क्या होगा, फायदा होगा। घरेलू स्तर पर ट्रांसशिपमेंट का संचालन करने से बंदरगाह से भारत को प्रतिवर्ष राजस्व जो हानि होती थी, ठीक है, वो कम होगी और अब बचत बढ़ेगी भारत की। इससे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो एक अच्छी पहल है। तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो कि कहां पर, विजिंजम पोर्ट बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, केरल में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है, तो इसके अध्यक्ष जो है वो आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड कब बना था, तो 1998 में इसे स्थापित किया गया था। और एनएसबी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को, अब ये करता क्या है, तो ये बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता और उभरती चुनौतियों पर सलाह देने का काम करता है, क्योंकि ये सलाहकारी बोर्ड है इसलिए सलाह देने का काम करता है। और ये कब बना था, 1998 में बना था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि भारत में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है उसमें भारत को कितने पदक मिले हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 43 पदक भारत को मिले हैं। और इस जो चैंपियनशिप है एशिया अंडर 15 और अंडर 17 तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन तो जॉर्डन के अम्मान में हुआ है। पर भारत में जो है वो कितने पदक मिले हैं इस चैंपियनशिप में? तो भारत को 43 मिले हैं, जिसमें से 15 जो है वो स्वर्ण पदक है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बीआरएस कॉप 2025। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बीआरएस कॉप का देखो, बीआरएस इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो बी मतलब बेसल कन्वेंशन, आर मतलब रॉटरडम कन्वेंशन और एस मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये तीनों कन्वेंशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन तीनों ने मिलकर ये जो है वो कॉप किया है, बीआरएस कॉप 2025, इसलिए इसका नाम है बीआरएस कॉप 2025। तो इसमें क्या होता है, इन तीनों के अभी समय के जो पक्षकार है उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है कि अदृश्य को दृश्यमान बनाना, रसायन और अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करना, ये इसकी थीम है। बीआरएस कॉप का आयोजन हुआ कहां पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आयोजन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और कब से कब तक? तो 28 अप्रैल से 9 मई तक इसका आयोजन किया गया है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बीआरएस में बेसल, रॉटरडम और स्टॉकहोम क्या है, इसको देखते हैं। देखो, जो बेसल कन्वेंशन है वो कब आया था? 1989 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि जो खतरनाक कचरा है उसका सीमा पार जो आवागमन होता है उसको जो है वो रेगुलेट करना, इसका उद्देश्य था। ये कब हुआ था? बेसल कन्वेंशन 1989 में। फिर हम बात करें रॉटरडम कन्वेंशन, तो ये खतरनाक रसायनों के व्यापार की पूर्व सहमति की प्रक्रिया की बात करता है। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे की बात करता है और रॉटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों की बात करता है। ये 1989 में आया था। जस्ट इसका उल्टा अगर हम कर दें तो ये 1998 में आया है। इसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन तो हम सब जानते हैं, जो कि 2001 में आया था। तो ये तीनों कन्वेंशन जो है इनके जो मेंबर है उन तीनों ने आपस में मिलकर जो है वो बीआरएस कॉप 2025 किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आयोजन जो है वो कहां पर हुआ, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और बीआरएस का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू करी है। एमपी से रिलेटेड सारी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश ने ये पहली बार, यानी ये भारत की पहली एआई रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली है। और ये किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है। इसमें होगा क्या? तो इसमें ये जो है वो रियल टाइम हमें पता चल जाएगा, ये चेतावनी जो है वो मिल जाएगी कि अगर कोई भूमि का अतिक्रमण कर रहा है, कोई वनों की कटाई कर रहा है या कोई अन्य चीज जो कि वनों को नुकसान पहुंचा रही है, तो तुरंत जो है वो चेतावनी प्रणाली इसमें रियल टाइम हमको मिल जाएगी। इसलिए जो है वो इसे जो है वो किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये हमें पता होना चाहिए और इसका काम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्राकलन समिति क्यों न्यूज में है? क्योंकि प्राकलन समिति जो है उसके अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकलन समिति होती क्या है। तो हम सब जानते हैं कि संसद में 3 महत्वपूर्ण समिति होती है। एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राकलन समिति और एक होती है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। प्राकलन समिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी स्थापना 1950 में हुई है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके सदस्य कितने हैं, तो 30 है। 30 सदस्य लोकसभा से है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सरकारी खर्चों की जांच करना, ये इसका काम होता है। इसकी स्थापना हुई है 1950 में और ये संसद की एक महत्वपूर्ण कमेटी है। और इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? संजय जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कौन प्रकाशित करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आरएसएफ मतलब कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जो है वो प्रकाशित करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में 180 देशों में प्रेस कितनी स्वतंत्र है उसको देखने के लिए हमेशा जो है वो जारी किया जाता है। अब 180 देशों में भारत की रैंकिंग है 151, जो बताती है कि भारत का जो प्रदर्शन है वो बहुत बुरा है, बहुत खराब प्रदर्शन है प्रेस की फ्रीडम में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की रैंकिंग क्या है और इसे कौन जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला है? तो सौम्या गुगलोत जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड मिला है। हमारे लिए जो है वो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि AIFF जो है वो कब बना है। तो इसकी स्थापना हुई है 1937 में और इसके मुख्यालय की हम बात करें तो नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आईएमएफ के हिसाब से 2025 के अंत तक भारत की जीडीपी जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी। तो अब हमने आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और ये बता रहा है कि जो जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत क्या है। तो भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर जो है भारत अब चौथी देश की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है उसका आकार बढ़ रहा है और कितना हो गया 4287.017 और जापान से जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए भारत जो है वो जापान को छोड़कर अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आईएमएफ भी है क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है, 27 दिसंबर 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी मेंबर कंट्री कितनी है, 190 है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो ये एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसको कौन जो है वो आयोजित करता है, तो अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा इसे शुरू किया गया है। 1996 से इसे शुरुआत की गई थी और हर साल 7 मई को ये आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को सेवा विस्तार किया गया है। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, सीबीआई महत्वपूर्ण होता है और प्रवीण सूद भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी भी ये जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर बने हुए हैं। इनका जो है वो कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई है। ये किसके नियंत्रण में काम करता है, तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। न्यायिक पर्यवेक्षण की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से काम करता है। इनके जो डायरेक्टर, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, पर ये जो प्रवीण सूद जी है इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, तो इसलिए अभी न्यूज में था। तो हमारे लिए प्रवीण सूद जी भी इंपॉर्टेंट है कि इनके डायरेक्टर कौन है, और सीबीआई भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में लगातार 3 साल से कोशिश की जा रही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। हालांकि हमारे पास ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था और ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन क्योंकि ईयू से बाहर हो चुका है, तो हमको ब्रिटेन के साथ भी जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की आवश्यकता थी, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड में क्या होता है, फायदा क्या मिलता है कि इसमें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ जो होता है, बाधाएं होती है, वो बहुत कम हो जाती है, जिससे दोनों ही देशों का व्यापार जो है वो अच्छा होता है। ठीक है ना, व्यापार करने में बहुत आसानी होती है, दोनों ही देशों को फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, अब एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत की में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये तीनों कंपनीज है, इन्हें जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। ठीक है, अब स्टारलिंक जो है ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो दूरदराज और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो अभी एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में जो है वो इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि परियोजना का नाम क्या है, स्टारलिंक है। कंपनी किसकी है, एलन मस्क की है। उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में खासकर जो ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र हैं उनमें तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो लो अर्थ ऑर्बिट है, अब आपको ये जो पूरा समझना है उपग्रह क्या होता है, जितने भी ऑर्बिट क्या है, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स नाम से एक जो फोल्डर बना है उसमें मैंने पूरा ये समझाया हुआ है कि उपग्रह क्या होते हैं, वो कौन सी कक्षा, तीनों कक्षाएं बताई है, तो बहुत डिटेल में बताया, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, इसकी तकनीक, इसमें क्या किया जाएगा, जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें जो है वो लगभग 2000 से 3000 सैटेलाइट जो है वो छोड़े जाएंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, क्लाउड सीडिंग परीक्षण शुरू किया है। तो मैंने बताया था कि क्लाउड सीडिंग क्या है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए क्लाउड सीडिंग की जा रही है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कृत्रिम रूप से जो है वो वर्षा की जाएगी और इसलिए जो है वो इसमें जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा रसायन का, और वो रसायन एक संग्रहण केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा और फिर क्या होगी, वर्षा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्लाउड सीडिंग कल एक्सप्लेन भी किया था कि क्या होता है। इसमें महत्वपूर्ण रसायन क्या है, सिल्वर आयोडाइड है। आगे बढ़ते हैं, देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट अर्नाल लॉन्च किया गया है। तो ये एंटी सबमरीन है, मतलब कि जो पनडुब्बी रोधी जो है वो ये जहाज है अर्नाल, तो ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये उथले जल में भी काम करेगा, मतलब अगर जहां पे पानी कम है वहां पर भी ये काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन संकल्प क्या है, तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो नक्सलियों को के विरोध में ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है और ये सीआरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, सीआरपीएफ है, जो 1939 में बना था, पर तब इसका नाम 1939 में सीआरपीएफ नहीं था, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। 1949 में जो है इसका नाम सीआरपीएफ जो है वो किया। इस प्रकार हमने 1 मई से लेकर 10 मई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।